आला हमने खुलवाया, शिलान्यास हमने करवाया, बाबरी मस्जिद हमने तोड़वाई, मुसलमानों को कटोरा हमने थमवाया, मुसलमानों का क्या कहते हैं 23% जो मुस्लिम नौकरियों में थे 1950-52 तक, उनको 3% और 2% पर लाने का श्रेय कांग्रेस को गया। कांग्रेस ये श्रेय हिंदुओं में गिना रही थी। हिंदुओं ने कहा तुम कुछ भी गिनाओ, हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरे लिए तो नरेंद्र मोदी ब्रांड है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगह से कांग्रेस हार रही है, लेकिन कम से कम बहन जी का एक क्लियर स्टैंड है कि अगर दलितों पर कहीं भी अत्याचार और अन्याय होता है तो वो बोलती हैं और उनके दल के लोग उसके लिए भागदौड़ करते हैं। इसी तरह ओवैसी साहब का एक क्लियर स्टैंड है। मैं ए टीम बी टीम की बात बिल्कुल अभी नहीं कर रहा हूं, क्लियर स्टैंड है कि अल्पसंख्यकों पर कहीं अत्याचार होता है तो वो बोलते हैं और उनके लोग जाते हैं, वो स्वयं भी कई बार जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की दुविधा यह है कि कन्हैया लाल के आप घर गए मगर जुनैद नासिर के घर नहीं गए, तो कन्हैया लाल के घर आप जाकर करोड़ों रुपया मुआवजा देकर, नौकरी देकर, हत्यारे को फांसी की का आश्वासन देकर, सब कुछ कराकर भी आप उस मुद्दे को अपने पक्ष में नहीं ला सके। अब जब हिंदुत्व के पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है और ये बातें सारी पार्टियों को खूब अच्छी तरह से मालूम हैं, तो क्या तमाम पार्टियां चंदन टीका लगाकर और वेशभूषा बदलकर और हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं क्या? हिंदुत्व की बात जब भी आएगी और हिंदुत्व के मुद्दे पर जब भी लड़ाई होगी तो जो उस मुद्दे पर वोट डालने वाले मतदाता हैं, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर डालते हैं, वो फिर ये देखते हैं कि नंबर 1 का कौन, नंबर 2 का कौन। कांग्रेस कभी नंबर 1 हो ही नहीं सकती। वो नंबर 1 बनने में आप देखें मध्य प्रदेश में अच्छा खासा माहौल था। पहले से जो एग्जिट पोल आ रहे थे घोषणा से पहले, वो ये आ रहे थे कि कांग्रेस 2/3 बहुमत वहां प्राप्त करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने जा रही है। लेकिन उसी बीच में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे कमलनाथ बाबा बागेश्वर के धाम में जाते हैं। उसके बाद फिर दर्शन का दौर शुरू होता है। कभी प्रियंका गांधी जी दर्शन करने जाती हैं, कभी राहुल गांधी जी दर्शन करने जाते हैं। अब शुरू हो जाता है मंदिर मंदिर का चक्कर। तो ये चक्कर जो आपने दिखाया, ये चक्कर कांग्रेस को चक्कर में डाल देगी इस चुनाव में। आपको जन से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, जो आम जनों से जुड़े हुए मुद्दे थे, उसको पूरी तरह से हाईलाइट करना चाहिए था। और चुनाव में आपको रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, लोगों की सुरक्षा और लोगों के साथ जो गैर बराबरी का सलूक है और जातीय हिंसा, ये मुद्दे अगर आप प्रमुखता के साथ रखते तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। लेकिन आपने ये काम नहीं किया। नूतन शुक्ला को तमाम देश के दलितों ने, आदिवासियों ने, अल्पसंख्यकों ने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। इसी तरह से वहां आदिवासियों के साथ जो कुछ हो रहा मध्य प्रदेश में, उसको कांग्रेस की सरकार ने मुद्दा नहीं बनाया। इसी तरह से वहां दलितों के साथ जो कुछ हो रहा उसको मुद्दा नहीं बनाया। मुसलमानों की तो आप बात ही छोड़ दें, कांग्रेस तो दूर भागती है, नाम लेने से भी डरती है। भाजपा के उस हिंदुत्व के सामने कांग्रेस मुसलमानों का नाम ही लेना नहीं चाहती है कि भाई नाम लेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो मैं कहता भी हूं कि आप नाम मत लो भैया, हमें मतलब भी नहीं है। लेकिन जिन आदिवासियों और दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा, कम से कम उसका मुद्दा तो आप उठा सकते थे। वो तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एक पार्ट कहे जाते हैं, तो आपने उनके मुद्दे को भी छोड़ा। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था जिसको कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया। औद्योगिकीकरण, महंगाई की व्याख्या नहीं कर पाई कांग्रेस कि तब अगर 60 रुपये पेट्रोल था और अब अगर 100 रुपये पेट्रोल है, तो तब और अब के इस रेट में क्या वाकई 100 महंगा है, या जो क्या कहते हैं 10 साल पहले करेंसी का मामला था, या सोने का जो भाव था, या 10 साल पहले ज़मीन का जो भाव था, या 10 साल पहले जो सैलरियां मिलती थी सरकारी, उसके अनुपात में क्या सैलरियां भी उतनी बढ़ी है? क्या आय के स्रोत भी उतने बढ़े हैं? अगर आय के स्रोत नहीं बढ़े हैं और पेट्रोल 100 हो गया, तो 40 रुपये 10 साल में अगर पेट्रोल बढ़ता है
तो इसका मतलब 40%, 50% आपके आय भी बढ़ने चाहिए थे। तो इसका कैलकुलेशन करके एक डाटा एक्सपर्ट को रखकर कांग्रेस को इस इशू को सामने रखना चाहिए था। वो तो ताले की बात रख रहे थे ना, ताला हमने खुलवाया था। मैं यही तो कह रहा हूं कि वो तो माना कौवा चले हंस की चाल, तो अपनी चाल भी भूल गए। ताला हमने खुलवाया, शिलान्यास हमने करवाया, बाबरी मस्जिद हमने तोड़वाई, मुसलमानों को कटोरा हमने थमवाया, मुसलमानों का क्या कहते हैं 23% जो मुस्लिम नौकरियों में थे 1950-52 तक, उनको 3% और 2% पर लाने का श्रेय कांग्रेस को गया। कांग्रेस ये श्रेय हिंदुओं में गिना रही थी। हिंदुओं ने कहा तुम कुछ भी गिनाओ, हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरे लिए तो नरेंद्र मोदी ब्रांड है। तो आप अगर हिंदुत्व के पिच पर खेलेंगे, और ये दूसरे पार्टियों के लिए भी सबक है, या आज मैं कह रहा हूं, अब तो आ ही रहा परिणाम, थोड़ी देर कुछ अब घंटों में है, अब तो दिनों में नहीं है, घंटों में है। घंटे भर इंतजार कीजिए और कई घंटों के अंदर आप देखिएगा परिणाम जो आएगा वो चौंकाने वाला आएगा। और मुझे लग रहा, मेरा अपना निजी अनुमान है, आपने हमसे सवाल किया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगह से कांग्रेस हार रही है। ये मेरा नया मतलब ऐलान है और मेरा नया अनुमान है, तीनों जगह भाजपा सरकार बना रही है। अब आपको राजस्थान की बात बताऊं, कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उसको भाजपा ने मुद्दा बनाया, आपको पता है, मुद्दा बनाया। लेकिन कथित तौर पर गौरक्षकों के द्वारा जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई उसको कांग्रेस ने मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस ने तब भी इसको मुद्दा नहीं बनने दिया जब ये घटना घटी थी। एक तरफ कन्हैया लाल को 1 करोड़ रुपए का कांग्रेस ने मुआवजा दिया, मुख्यमंत्री स्वयं कन्हैया लाल के घर गए, सब कुछ हुआ, लेकिन कन्हैया लाल का मुद्दा भाजपा को मिला। और एक तरफ जुनैद और नासिर की हत्या हुई, उसको 3 लाख रुपया, प्रोटेस्ट करने वाले को जेल, और मुख्यमंत्री वहां, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, राजस्थान सरकार के कोई मंत्री भी नासिर और जुनैद के गांव नहीं गए। तो मतलब यहां है कि कांग्रेस का मामला कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो ये न हिंदू बने, न मुसलमान बने, न भारतीय बने, न राजनीतिक दलों का जो उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वहन किया, न ये सामाजिक बने। तो जब कुछ नहीं बनिएगा तो थैला टांग के आपको घूमना ही पड़ेगा। ये बड़ी गलती कांग्रेस से हुई, कांग्रेस से बहुत बड़ी चूक हुई है। हम लोग कहते हैं सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। लोग जो है कटाक्ष करने वाले कभी ओवैसी पर, कभी मायावती पर, कभी किसी पर करते रहते हैं, लेकिन कम से कम बहन जी का एक क्लियर स्टैंड है कि अगर दलितों पर कहीं भी अत्याचार और अन्याय होता है तो वो बोलती हैं और उनके दल के लोग उसके लिए भागदौड़ करते हैं। इसी तरह ओवैसी साहब का एक क्लियर स्टैंड है। मैं ए टीम बी टीम की बात बिल्कुल अभी नहीं कर रहा हूं, क्लियर स्टैंड है कि अल्पसंख्यकों पर कहीं अत्याचार होता है तो वो बोलते हैं और उनके लोग जाते हैं, वो स्वयं भी कई बार जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की दुविधा ये है कि कन्हैया लाल के आप घर गए मगर जुनैद नासिर के घर नहीं गए। तो कन्हैया लाल के घर आप जाकर करोड़ों रुपया मुआवजा देकर, नौकरी देकर, हत्यारे को फांसी की का आश्वासन देकर, सब कुछ कराकर भी आप उस मुद्दे को अपने पक्ष में नहीं ला सके। पहली बात तो आपके शासनकाल में इस तरह की घटना घटी क्यों? करौली हो, जोधपुर हो, तमाम दंगे, जयपुर हो, या क्या कहते हैं फिर कन्हैया लाल जैसी घटना हो, या जुनैद नासिर जैसी घटना हो, या अफराजुल जैसी घटना हो, इस तरह की जितनी घटनाएं घटी, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर था और गहलोत इस मामले में फेल हो गए। हालांकि विकास की जो योजनाएं उसमें गहलोत के पास अच्छी योजनाएं थी, बहुत काम गहलोत ने किया। कांग्रेस के नेता जो हैं वो क्लियर अपनी विचारधारा, एजेंडा क्लियर नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो ये समझते हैं कि किसी भी तरह से वो पुरानी, फिर वही पुराना ढर्रा, पुरानी कांग्रेस। मुझे लग रहा था नई कांग्रेस है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कुछ कांग्रेस में बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, इस पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस के किसी भी नेता की कोई भूमिका नहीं दिखी। पूरे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों मिलकर पूरे चुनाव को, चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मिजोरम का चुनाव। आपको मिजोरम की वो तस्वीर याद होगी जो राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, जो लाखों की भीड़ दिखाई जा रही थी बार बार। तो ये प्रियंका और राहुल गांधी ने पूरे इस चुनाव को अपनी मुट्ठी में रखा। कांग्रेस के दूसरे जो नेता हैं 2 ग्रेड 3 ग्रेड यानी लाइन सेकंड और लाइन थर्ड के, उन लोगों ने कहीं भी रुचि नहीं ली। खबर यह है
कि एससी के लीडरान, यहाँ तक उदित राज जी के बारे में भी मुझे पता है कि ये लोग भी रुचि लेकर उन राज्यों में नहीं गए। ये भी एक फैक्टर है। रुचि इनको लगाया भी नहीं गया, ऐसी भी खबरें हैं। दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, या तो लगाया नहीं गया या लगे नहीं, और जाहिर सी बात अगर लगाया जाता तो लगते, ये भी एक बात है। लेकिन पार्टियों ने किसी को ड्यूटी नहीं दी कि भाई उनके पास जो दलित चेहरे थे उनको लगाया जाता, जो मुस्लिम चेहरे थे उनको लगाया जाता, जो स्वर्ण चेहरे थे उनको लगाया जाता, जो भाजपा करती है। तो हिंदू बनने में तो भाजपा का नकल कर लिया आपने, लेकिन पॉलिसी बनाने में आपने भाजपा का नकल नहीं किया। आपको ग्राउंड से लेकर ऊपर के लेवल तक सबकी ड्यूटी बांटनी थी। तो अब ऐसा तो नहीं होगा ईवीएम में गड़बड़, चुनाव में गड़बड़ हो गई, चोरी देखिए ईवीएम तो अब ऐसे आरोप तो नहीं लगाएंगे कांग्रेस तो कभी लगाई भी नहीं आज तक। ईवीएम तो कांग्रेस का ही लाया हुआ है ना, तो कांग्रेस तो ये आरोप लगाती नहीं है, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं राज्य में मिल भी जाता है, और इन राज्यों में भी वो अगर सरकार नहीं बनाएगी तो विपक्ष में तो रहेगी ही, इतनी बात तो खैर तय ही है। तो कांग्रेस ईवीएम का मुद्दा कभी नहीं उठाती है। ईवीएम का मुद्दा बहुजनों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, अल्पसंख्यकों का है। कभी भी एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, ये पहली बात। पूरे देश को ये बात जान लेनी चाहिए कि एग्जिट पोल है, अनुमान है, वो एग्जैक्ट नहीं है, यानी हूबहू कभी नहीं होता। वैसी तस्वीर आज तक भारत में नहीं हुई है। हाँ, उससे मिलता जुलता आ सकता है, एक अनुमान होता है कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। इन 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा से पहले हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे तब ये बता रहे थे कि इन 5 राज्यों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी, विशेषकर मध्य प्रदेश जो भाजपा का गढ़ था, जहां 4 टर्म कंटिन्यू मामा की सरकार रही है, और भारतीय जनता पार्टी वहां के कन-कन में अब बस चुकी है। ऐसा लग रहा था कि इस बार मामा की विदाई हो जाएगी। राजस्थान के विषय में कहा जा रहा था कि गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास की नई नई योजनाएं ला रहे हैं, इसलिए गहलोत सरकार इस बार रिपीट भी कर सकते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के विषय में ये कहा जा रहा था कि वहाँ जो बघेल हैं वो आदिवासियों के बड़े लोकप्रिय हैं और दलितों में भी बड़े सम्मानित हैं। उनके पिता की भी कई कहानियाँ सामने लाई जा रही थी, और उनके काम की भी सराहना किसानों के प्रति और जवानों के प्रति जिस तरह की योजनाएं बनाई जा रही थी, लग रहा था कि वो भी रिपीट करेंगे। मिजोरम की बात जो है वो बिल्कुल न करें, क्योंकि मिजोरम में ना कांग्रेस रेस में है, ना भारतीय जनता पार्टी रेस में है। क्षेत्रीय पार्टियां वहां सत्ता में रही हैं भाजपा के समर्थन से। मिजोरम की एक कहानी सामने आई थी कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने ये बयान दिया था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करूंगा, मंच साझा नहीं करूंगा, इसलिए कि प्रधानमंत्री की छवि मणिपुर को लेकर पूर्वोत्तर में बिगड़ी हुई है, और अगर मैं मंच साझा करूंगा तो मेरी पार्टी का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो ये सब दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में कहीं रेस में नहीं है। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आया, बल्कि एक शब्द आप कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कमान अपने हाथ में लिया, कमान ऐसा लिया कि राजस्थान में वो वसुंधरा राजे जो घोषित मुख्यमंत्री कहलाया करती थीं, उनका नामो निशान इस चुनाव में नहीं रहा। किसी मंच पर नहीं, किसी फोटो में नहीं, किसी बैनर में नहीं, किसी नारे में नहीं, यानी फेसलेस चुनाव हुआ। केवल मोदी जी के चेहरे पर यह चुनाव कराया गया। भारतीय जनता पार्टी की 3-4 रणनीतियों में एक रणनीति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री और सांसद को विधायक के इलेक्शन में उम्मीदवार बना दिया, ये एक बात रही। दूसरी बात ये रही कि राजस्थान में योगी का बदल दिखाया गया बाबा बालक नाथ को, यानी उधर गोरखनाथ के नाथ योगी आदित्यनाथ, इधर बाबा बालक नाथ, ये दोनों रहेंगे। और वो जो एजेंडा था वो धीरे धीरे उठाया गया, और जब गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे तो उन्होंने तेलंगाना में कहा कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण है, मेरी सरकार आएगी तो हम इसको समाप्त कर देंगे। मतलब कार्ड वही जो खेला जाता है वो शुरू हो गया।